देखिए बच्चों, अब तक हमने कल वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी के मध्य संबंध पढ़ा था। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो यहाँ हम अवतल दर्पण से मिरर फॉर्मूला निकाल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में यही है। अवतल से निकालो या उत्तल दर्पण से। मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र समान होता है, अर्थात यू वी व एफ के मध्य संबंध निकालते हैं। यू वी व एफ के मध्य रिलेशन होगा, वही क्या होगा, दर्पण सूत्र होगा। यू क्या है, यहाँ बिंब की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, व एफ फोकस दूरी, इनके मध्य हमें रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, ढंग से देखना। हमने एक अवतल दर्पण, ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष, ये पोल P, फोकस बिंदु F, और जितनी ये दूरी होगी उतनी ही दूरी पर क्या होगा, वक्रता केंद्र C। हमने एक यहाँ पर कंडीशन ली कि कोई वस्तु अनंत व C के मध्य स्थित है, AB। अब इससे हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो पहली एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये बिंदु M पर आपतित होती है, और कहां से गुजरेगी, मुख्य यानी फोकस बिंदु से परावर्तित होगी। फोकस बिंदु से परावर्तित होगी। उसी प्रकार एक किरण फोकस बिंदु से दर्पण पर आपतित हुई, और कौन से बिंदु पर, दर्पण के N बिंदु पर आपतित हुई। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है, और यहां जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही हैं, वहां पर इसका प्रतिबिंब A' B' प्राप्त हुआ। वहां पर प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ, A' B'। तो हमने एक अवतल दर्पण लिया, यहाँ ये भी कोई वस्तु स्थित है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु M पर आपतित हुई, दूसरी बिंदु N पर आपतित हुई। जहां पर ये परावर्तित एक दूसरे को प्रतिच्छेद की, वहां पर प्रतिबिंब A' B' का निर्माण हुआ। तो हमें संबंध निकालना है U V व F के मध्य। तो U वाली दूरी कौन सी है, P से लेके, और ये B वाली दूरी है U, और V कौन सी है, प्रतिबिंब की दूरी। तो B' और P वाली मध्य की दूरी है V, और F व P के मध्य PF जो दूरी होगी होगी फोकस दूरी स्मॉल f। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें इसमें V वाले त्रिभुज दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABF। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABF। ये यहां पर देखो, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये लंब है, तो इस पे हम एक लंब डाल देते हैं यहां, या इसको लंब मान के चलते हैं, क्योंकि ये बहुत कम वक्र होता है, यानी ये कर्व बहुत कम होता है, इसलिए इसको लंब मान के चलते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये त्रिभुज ABF, समकोण त्रिभुज जो ABF दिख रहा है, किसके समरूप है, PNF, यानी समकोण त्रिभुज ABF
समरूप का ऐसे चिन्ह लगाते हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PNF, यानी ABF समरूप है PNF। अब समरूप त्रिभुज क्या होता है, यानी वह त्रिभुज, यानी नाम से ही पता लग रहा है समरूप, यानी जो आकार में समान दिखाई दे, अर्थात उनके एंगल आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज। जैसे ये एंगल जितना होगा तो उतना ही एंगल शीर्षाभिमुख कोण है तो ये होगा, ये एंगल लंब है तो जितना ही कोण कौन सा होगा, ये आधार वाला, और ये जितना होगा उतना ही कौन सा कोण होगा, ये। इसलिए कौन से त्रिभुज हैं आपस में, समरूप त्रिभुज हैं। और जैसे मान लिया मेरे पास ये कोई त्रिभुज है ABC और एक दूसरा त्रिभुज है PNPQR, तो देखिए ये एक दूसरे में आकृति में कैसे दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं, इसलिए कौन से त्रिभुज है, समरूप है। मान लिया ये एंगल 60 है तो इसका ये एंगल भी कितना होगा, 60, ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, और ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। किसका अनुपात, संगत भुजाओं। मान लिया मेरे पास ये 60 वाला, ये वाले कोण की संगत भुजा कौन सी है, BC, और इस वाले एंगल की संगत भुजा क्या है, QR। इसी प्रकार इसकी संगत, ये 60 की संगत भुजा कौन सी है, ये AB। इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, PQ। इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, इस वाले एंगल की, AC। और इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, PR। अर्थात कोई भी यदि समरूप त्रिभुज है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो हमारे पास ये त्रिभुज ABF किसके समरूप है, इसमें लिख देता हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं, समरूप। किसके है, त्रिभुज PNF। अब देखो इस त्रिभुज की संगत भुजा, इस कोण, ये दोनों कोणों की इसकी संगत भुजा क्या होगी, AB। इसका लंब क्या है, AB, और इसका लंब PN। इनका अनुपात किसके बराबर होगा, इसके संगत भुजा क्या होगी, ये वाली, BF अपॉन PF। यानी संगत भुजा AB के संगत कौन सी होगी, लंब दिख रहा है ये लंब, ये PN, और BF की संगत कौन सी होगी इस त्रिभुज में, PF। तो ये हमारे पास, अब देखो PN को मैं क्या लिख सकता हूं, या साइड में लिख सकता हूं, क्योंकि PN बराबर ये PN, ये रेखा क्या है, समांतर है, तो यहां पर जितनी ये PN की दूरी होगी उतनी यहां पर होगी, उतनी यहां पर होगी, और उतनी यहां पर होगी। तो ये वाली जो दूरी है A' B', ये PN के जस्ट कैसे है, समांतर है, सेम है जितनी, क्योंकि ये रेखा क्या है, समांतर है, तो जितनी PN होगी उतनी क्या होगी, A' B' होगी। तो PN की जगह क्या लिख सकते हैं हम, A' B'। तो यहां लिख देंगे इसको AB अपॉन A' B', ये की जगह क्या लिख दिया, A' B' इक्वल टू BF अपॉन PF, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो त्रिभुज हो गया, कौन कौन से समरूप, ABF किसके समरूप था, PNF, और इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। इसी प्रकार हमें यहां त्रिभुज दिख रहा है MPF, कौन सा त्रिभुज, MPF किसके समरूप होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके, तो कौन सा त्रिभुज होगा इसके समरूप, A' B' F। समरूप है त्रिभुज
ए डैश बी डैश एफ। त्रिभुज एम पी एफ समरूप है ए डैश बी डैश एफ। वही संगत भुजा क्या होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ये एम पी की संगत भुजा कौन सी होगी, ए डैश बी डैश, और पी एफ की संगत भुजा कौन सी होगी, बी डैश एफ। अब देखो वही एमपी को, एमपी किसके समांतर है, इस रेखा पे समांतर दूरी है, तो जितनी एमपी है उतनी क्या होगी, ए बी। ये जितनी दूरी होगी उतनी होगी, उतनी होगी, और यहां तक। तो एमपी किसके बराबर होगा यहां से, ए बी के। तो एमपी की जगह क्या रख देंगे, ए बी। तो ए बी रखेंगे एमपी की जगह, तो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास दो दो त्रिभुज से हमारे दो समीकरण आ गई, एक व दो। समीकरण एक व दो से अब देखो दोनों के एलएचएस बराबर हैं, तो आरएचएस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बी एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ, यानी ये एलएचएस दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दोनों इक्वल हैं। तो आरएचएस भी दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए हमने क्या लिख दिया, बी एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां पर हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई। अब यहां पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो चित्र से जो हमारे पास डायग्राम दे रखा है वहां से हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है यहां पर, पी एफ, पी यहां पर है, पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब फोकस बिंदु। दोनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी एफ। क्या कहलाती है, फोकस दूरी एफ। तो पी एफ दूरी कितनी होगी, एफ। देखो चिन्ह परिपाटी का हमें प्रयोग करना है, तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। तो बताइए कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक, इधर चल रहे हैं हम, तो कौन सी होगी, ऋणात्मक होगी, यानी इधर एक्स डैश अक्ष। तो पी एफ बराबर माइनस के एफ, क्योंकि धनात्मक किधर होती, इधर की तरफ, लेकिन हम कहा है इधर की दूरी माप रहे हैं। तो पी एफ किसके बराबर होगा, माइनस के एफ। और हमारे पास कौन कौन सी दूरी है, बीपी या पीबी माइनस के यू, यानी ध्रुव व वस्तु के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये किस में आएगा, माइनस के यू, क्योंकि बी और बी ग्राफ बनाते हैं तो ये वाली दूरी किस में आती है, ऋणात्मक। तो इधर ही जा रहे हैं हम, तो क्या होगा, ऋणात्मक। इसी प्रकार हमारे पास हमको पता होता है बी डैश पी या पी बी डैश, ये दूरी कितनी होगी, पी से बी डैश जा रहा हूं तो प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, वी। ये इधर बन रहा है तो ये भी कितनी होगी, माइनस के वी। अब देखिए हमारे पास इस इक्वेशन थर्ड में पी एफ तो है, इसकी वैल्यू हमें पता है, किस किस की वैल्यू निकालनी है, बी एफ एंड बी डैश एफ। तो सबसे पहले निकालेंगे हम बी एफ। तो देखिए यहां पर ये बिंदु बी है और ये बिंदु एफ है, ये जो ये बिंदु दिख रहा है प्रतिबिंब, ये दूरी निकालनी है। तो देखिए मुझे कोई मेरे पास ये डिस्टेंस है 10 मीटर की, टोटल डिस्टेंस कितने की है, 10 मीटर की है, और मुझे ये बिंदु है ए बी मान के चलते हैं, और ये बिंदु बीच में यहां कुछ सी है, और ये दूरी मुझे पता है ये है 3 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस 10 मीटर और ये डिस्टेंस 3 मीटर।
अब मुझसे कोई कह दिया कि ए बी दे रखा है और सी बी दे रखा है, तो ए सी की वैल्यू फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए ए सी की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी कि टोटल दूरी कितनी है 10, 10 में से मैं ये वाला भाग घटा दूं तो कितना बचेगा, ये वाला मान आ जाएगा मेरे पास। इसी प्रकार मुझे क्या निकालना है, बी एफ। तो पूरी दूरी मुझे पता है, पीवी पता है, पी और बी की दूरी पता है, और मुझे पी एफ भी पता है। तो टोटल में से ये वाली डिस्टेंस घटा दूंगा तो मेरे पास ये बच जाएगी। तो यहां से मैं निकालता हूं बी एफ इक्वल टू क्या आएगा, टोटल दूरी कितनी है पीबी माइनस क्या घटा दे इसमें से, ये वाली दूरी माइनस के पी एफ। अब देखो पीबी कितना है, माइनस के यू माइनस पी एफ का मान कितना है, माइनस के एफ। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बी एफ इक्वल टू माइनस यू प्लस एफ। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी एफ की मान आ गई माइनस यू प्लस एफ। इसी प्रकार बी डैश एफ निकालेंगे। तो बी डैश एफ टोटल दूरी पी बी डैश पता है मुझे और पी एफ पता है, तो टोटल पता है और इसका ये भाग पता है, ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बी डैश एफ किसके बराबर आएगा, पीबी डैश माइनस पीबी डैश माइनस पी एफ। तो बी डैश एफ इक्वल टू पीबी डैश का मान कितना है, माइनस के वी माइनस माइनस पी एफ का मान माइनस एफ। तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, प्लस। तो बी डैश एफ इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ। तो हमारे पास ये समीकरण 3, इक्वेशन 3 में जो वैल्यू पुट करनी है उन सभी की वैल्यू यहां से प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर दें। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो बी एफ का मान कितना है, माइनस के यू प्लस एफ, माइनस के यू प्लस एफ अपॉन पी एफ का मान कितना है, यहां से पी एफ का मान माइनस के एफ इक्वल टू पी एफ का मान फिर कितना है, माइनस के एफ अपॉन बी डैश एफ का मान माइनस के वी प्लस एफ। तो यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, वज्र गुणा करने पर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, इसको इससे गुणा कर दें और इसको इससे गुणा कर दें। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस के u प्लस एफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के v प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ मल्टीप्लाई माइनस एफ। तो माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस, और एफ इंटू एफ क्या होगा, एफ स्क्वायर। यहां से सबसे पहले माइनस यू को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वी से, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, प्लस, और u इंटू वी क्या आएगा, यूवी, यूवी। इसी प्रकार माइनस यू को प्लस एफ से गुणा करूंगा तो क्या आएगा,
माइनस के यूएफ, क्योंकि माइनस प्लस को गुणा करते हैं तो क्या आएगा माइनस, और यू इंटू एफ यूएफ, प्लस एफ को माइनस वी से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा माइनस एफ इंटू वी एफ वी। इसी प्रकार एफ इंटू एफ क्या होगा एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर। इस एफ को मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा यूवी माइनस यूएफ माइनस एफ वी इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस, क्योंकि इधर ले जाऊंगा प्लस का है, पक्षांतर करूंगा साइड चेंज करूंगा तो प्लस किस में हो जाएगा माइनस में, तो एफ से एफ ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूवी माइनस यूएफ माइनस एफ वी इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 में यूवीएफ का भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है यूवी और एफ के मध्य संबंध निकालना है, सूत्र निकालना है। इसके लिए समीकरण 4 में यूवीएफ का भाग देने पर, यूवीएफ का भाग देंगे तो यूवी अपॉन यूवीएफ माइनस यूएफ अपॉन यूवीएफ माइनस एफ वी अपॉन यूवीएफ, और 0 में भाग देंगे यूएफ का तो क्या आएगा यूवीएफ। इसके बाद यहां से यूवी से यूवी कैंसिल, यूएफ से यूएफ, एफ वी से ये एफ वी कैंसिल, तो क्या वैल्यू बची 1 अपॉन एफ इक्वल टू या 1 अपॉन एफ माइनस यहां क्या बचेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 0। इस दोनों टर्म्स को यू और वी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस की है तो किसकी हो जाएगी प्लस की, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, और यही हमारे पास क्या आ जाता है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। यानी मिरर फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है दर्पण सूत्र। यानी हमने क्या करा यूवी और वाले त्रिभुजों को समरूप देखा, संगत भुजाओं का अनुपात निकाला और उनमें उनका वैल्यू पुट की, और हमारे पास ये दर्पण सूत्र आ गया 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें ही आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन, यानी यदि बिंब की स्थिति को परिवर्तित करते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति परिवर्तित होती है, और वह प्रतिबिंब वस्तु से बिंब से कितना बड़ा बनता है कितना छोटा बनता है, यही ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता एक्चुअली यही होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, इसका रेशियो क्या कहलाएगा आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वह बिंब या वस्तु का आकार, या इसको ऊंचाई भी लिख सकते हैं।
का अनुपात क्या कहलाएगा? आवर्धन क्षमता। अर्थात किसी प्रतिबिंब का आकार व ऊंचाई, वह बिंब का आकार व ऊंचाई का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है। या इसको लिखेंगे m बराबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं? h डैश से, और बिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं? h। तो m बराबर h डैश अपॉन h। अब यहां हम दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता निकालेंगे। ये तो आवर्धन क्षमता की बेसिक डेफिनेशन थी। दर्पण के लिए, मिरर के लिए आवर्धन क्षमता निकालेंगे। और उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, आवर्धन क्षमता दोनों की क्या होती है? समान होती है। इसलिए हम सबसे पहले निकालते हैं अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता h डैश अपॉन h। देखिए बच्चों, हमारे पास ये अवतल दर्पण है, ये इसका पोल P, फोकस बिंदु F, और जितनी ये P से F दूरी है, F से C भी उतनी दूरी होगी। यहां कोई वस्तु रखी है AB, जिसकी ऊंचाई है h। A से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण के बिंदु M पर आपतित हुई, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। मान लिया दूसरी कोई किरण ध्रुव पर आपतित हुई, पोल पर आपतित हुई, तो जितने डिग्री कोण से आपतित होगी उतने ही डिग्री कोण से क्या होगी? परावर्तित होगी। जितने डिग्री कोण से आपतित होगी उतने ही डिग्री से परावर्तित होगी। और जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर प्रतिबिंब का क्या होगा? निर्माण होगा। अब देखिए बच्चों, यही त्रिभुज ABP समकोण त्रिभुज दिख रहा है हमें। ABP किसके समरूप होगा? A डैश B डैश P के। यानी ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये लंब है इस पे, तो ये इस पे लंब होगा। तो कौन सा त्रिभुज? ABP समरूप किसके होगा? A डैश B डैश P के। समरूप त्रिभुज A डैश B डैश P। अब समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो इसकी AB की संगत भुजा क्या होगी? A डैश B डैश इक्वल टू, यहां पर ये BP, इसकी संगत भुजा क्या होगी? B डैश P। समीकरण नंबर 2, चित्र से वैल्यू रखते हैं। चित्र से वैल्यू रखेंगे AB की दूरी कितनी है? h। चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। h धनात्मक आता है, ऋणात्मक धनात्मक आता है अवतल दर्पण में। तो चित्र से AB बराबर प्लस के h। A डैश B डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं? h डैश से नीचे जा रहा है, नीचे y अक्ष ऋणात्मक होता है, तो ये क्या आएगा? माइनस के h। BP बिंब व ध्रुव के बीच की दूरी किसमें लिखते हैं? माइनस के u। और B डैश P प्रतिबिंब व ध्रुव के बीच की दूरी को किससे लिखेंगे? v। अवतल दर्पण में किस में आएगी? माइनस में। रख दें समीकरण 2 में। मान रखने पर समीकरण 2 में
मान रखने पर समीकरण 2 में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी का मान एच डैश था, ए डैश बी डैश एच अपॉन एच डैश किसमें माइनस बराबर माइनस के बीपी का मान u और इसका मान माइनस के v, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो हम आवर्धन क्षमता पढ़ते थे तो उसमें h डैश अपॉन h था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस समीकरण को माइनस के h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u लिख सकते हैं। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, m बराबर h डैश अपॉन h, यही समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 से हम आवर्धन क्षमता निकालें तो मुझे क्या चाहिए, h डैश अपॉन h, तो क्या आ रहा है साथ में माइनस, तो इस माइनस को किधर भेज दूं, दूसरी तरफ, तो m बराबर h डैश अपॉन h बराबर इस माइनस को उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा माइनस के v अपॉन u, और यही दर्पण की आवर्धन क्षमता है। क्या होगी आवर्धन क्षमता, माइनस के v अपॉन u। तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, आवर्धन क्षमता दोनों की क्या होगी, फॉर्मूला माइनस के v अपॉन u। अब यहां कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर का या आधे नंबर का सोच। यदि आवर्धन क्षमता का मान के स्पष्ट स्थिति स्पष्ट यदि आवर्धन क्षमता m का मान ऋणात्मक है, m का मान क्या है, ऋणात्मक नेगेटिव है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति निकालने के लिए m हमारे पास नेगेटिव है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक है उल्टा। क्यों, क्योंकि m बराबर होता है h डैश अपॉन h या माइनस के v अपॉन u। अब माइनस कब आएगा, ये जब h का मान धनात्मक हो और h डैश का मान क्या हो, ऋणात्मक। और h और h डैश का कौन सी कंडीशन में आ रहा है, देख रहे हो यहाँ, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इसमें उत्तल अवतल में, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। तो ये ध्यान रखना, यदि m क्या है, नेगेटिव है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। और यदि केस सेकंड, यदि m का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, धनात्मक होने के लिए h डैश का मान भी पॉजिटिव होना चाहिए और h का मान पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए हमने प्रतिबिंब कहां पढ़ा था, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बना था, चिन्ह परिपाटी यूज ली थी, उसमें h भी पॉजिटिव था और h डैश भी धनात्मक था। तो दोनों का मान क्या आएगा, h डैश अपॉन h का मान धनात्मक, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बना था, काल्पनिक व सीधा। इसलिए क्या कह सकते हैं हम, m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक व सीधा, और ऋणात्मक होगा m का मान तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। इसी प्रकार केस थर्ड, यदि m का मान 1 के बराबर है, m का मान किसके बराबर आ रहा है, 1 का मतलब क्या है, देखो आवर्धन क्षमता क्या है, वस्तु का आकार अपॉन प्रतिबिंब का आकार। जब m h आ रहा है, h डैश अपॉन h का मान कितना आ रहा है, 1, तो इसमें इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के बिंब के बराबर होगा। यदि m का मान 1 है तो प्रतिबिंब किसके बराबर होगा, बिंब के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आवर्धन क्षमता होती है कि वस्तु बिंब से कितना बड़ा बन रहा है, इनका रेशियो निकाले। जब रेशियो 1 आ रहा है, मान लिया मैंने 2 का भाग 2 में दिया, क्या आया 1, 4 का भाग 4 में दिया 1, यानी दोनों संख्या क्या थी, समान थी।
इसी प्रकार यदि m 1 आ रहा है तो वस्तु भी इतनी होगी जितनी क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। यदि m का मान केस थर्ड था, केस फोर, यदि m का मान 1 से छोटा है, आवर्धन क्षमता 1 से कम है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। m 1 से क्या है, कम है, यानी 1 ज्यादा, m का मान 1 से कम आ रहा है तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखो कभी कभी यहां कंफ्यूज क्वेश्चन क्या आता है, यदि m का मान -2 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति व प्रतिबिंब का आकार बताइए। अब बच्चे क्या करते हैं, माइनस देख के तो प्रकृति क्या लिख देंगे, वास्तविक व उल्टा। ये तो सही है, लेकिन दूसरा माइनस देख के क्या कह देंगे कि ये 1 से छोटा है और प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। यहां माइनस केवल उसकी प्रकृति बता रहा है, वास्तविक व उल्टा है या काल्पनिक व सीधा है। जबकि दो संख्या देखें तो 2 किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो केस थर्ड m का मान 1 है, प्रतिबिंब बिंब के बराबर होगा। m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। और यदि m का मान 1 से ज्यादा है, अगला केस m का मान 1 से क्या है, अधिक, तो प्रतिबिंब वस्तु से या बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आवर्धन क्षमता व दर्पण सूत्र हो गया। अब हम अगले क्लास में इनके न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये देखना है कि क्या ज्ञात करवा रहा है और क्या क्या वैल्यू हमें दे रखी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या r, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, और r किस में आता है, माइनस में, और अवतल दर्पण है, चिन्ह परिपाटी का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो अवतल दर्पण है तो r किस में होगी, माइनस के 20 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है हमें, तो r दे रखा है तो f निकाल सकते हैं, f बराबर क्या होगा, r/2, यानी फोकस, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी। तो यहां से f बराबर माइनस के 20/2, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, फोकस दूरी आ गई। और यहां क्या दे रखा है, ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो ये दूरी यानी वस्तु की दूरी हुई, इसको किससे लिखते हैं, v से, और सॉरी u से लिखते हैं, बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, u हमेशा किस में आता है, नेगेटिव, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, मैं वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, v निकालना है, और उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति किससे ज्ञात करेंगे, आवर्धन क्षमता से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए v निकालेंगे, उसके बाद आवर्धन क्षमता m निकालेंगे। तो हमें देखो f पता है और u पता है। दर्पण सूत्र अभी पढ़ा था हमने, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां से मुझे निकालना है 1/v, तो 1/v बराबर, इसको इधर लाऊंगा तो, या इसको 1/f, इस 1/u प्लस का है, पक्षांतरण करूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। वैल्यू पुट कर दें इसमें,
तो 1/v इक्वल टू 1/f। f कितना है यहाँ पर -10 माइनस 1/u। u का मान कितना है -15। ये ध्यान रखना है यहाँ, ये माइनस तो पहले ही है फॉर्मूले में, लेकिन ये इसका मान भी कितना है -15। तो ये यहां से क्या हो जाएगा 1/v बराबर -1/10। ये माइनस माइनस गुणा होके क्या होगा +1/15। एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे इसका, तो क्या आएगा 30 आएगा। कितनी बार 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे -1 से, तो -3 प्लस 15 को 30 का भाग 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। तो यहां से 1/v बराबर आएगा -3 में से 2 गए प्लस के, तो 1/30। अर्थात v निकाले उल्टा कर दें तो v बराबर क्या आएगा -30 सेंटीमीटर। तो v क्या आया -30 सेंटीमीटर। तो ये तो यानी ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या निकालें प्रकृति ज्ञात करने के लिए आवर्धन क्षमता। क्या निकालें आवर्धन क्षमता। m बराबर क्या होती है -v/u। आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u। तो m बराबर -v का मान कितना है माइनस, तो फॉर्मूले में v का मान -30 अपॉन u का मान -15। माइनस से एक माइनस कैंसिल, तो क्या बचा m बराबर -15 का भाग 2 में दिया तो 30 में दिया तो कितनी बार जाएगा 2। तो आवर्धन क्षमता कितनी आई है -2। अब देखिए यदि आवर्धन क्षमता माइनस में है तो हमने क्या बताया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा वास्तविक व उल्टा। और 1 से बड़ी है या ज्यादा 2, 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। होगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा प्राप्त। एक और देखो आवर्धन क्षमता मात्रकहीन राशि है। इसका कोई मात्रक नहीं होता और कोई विमा नहीं होती, क्योंकि आवर्धन क्षमता होती क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। अब ऊंचाई का मात्रक मीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मीटर और बिंब की ऊंचाई भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल क्या आएगा 1 आएगा। इसलिए क्या हो जाता है मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। तो ये इसका एक क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। पहला कंडीशन वास्तविक हो और सेकंड कौन सी है आभासी हो। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है, और उससे कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए। तो क्या पूछ रहा है वस्तु की दूरी u ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब में कितना गुना बने 5 गुना। तो क्या दे रखा है पहला केस यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, यदि प्रतिबिंब क्या हो वास्तविक हो तो आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन क्षमता किसमें आती है माइनस में। तो फॉर्मूला क्या होगा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u। और आवर्धन क्षमता कितनी दे रखी है 5, तो 5 वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब किसमें आएगा नेगेटिव। यहां से मुझे निकालना क्या था u निकालना था, लेकिन दर्पण सूत्र में हम लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u निकालेंगे f है हमारे पास क्या नहीं है v। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से v निकाल लेते हैं। तो v निकालेंगे यहां से तो v बराबर क्या आ जाएगा -5 इंटू u -5u और ये -v
गुणा होके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर क्या आ गया 5u। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आवर्धन क्षमता दे रखी 5, प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन क्षमता किसमें होगी, नेगेटिव में। यहां से मैंने v निकाल लिया तो u क्या आ गया 5u। और क्या दे रखा है हमारे पास, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो किसमें आएगी, नेगेटिव। क्या लगा दें, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां से 1/f का मान -10 बराबर 1/v, v का मान क्या है 5u प्लस के 1/u। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, यहां से 5u तो माइनस के 1/10 1 प्लस 5 तो क्या होगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 6 60 बराबर माइनस के 5u। मुझे u निकालना है तो u बराबर क्या होगा माइनस के 60/5 तो u बराबर क्या होगा 12 जो 60 तो माइनस के 12 सेंटीमीटर। यहां से इसको सोल्व करना है, u क्या आएगा माइनस के 12 सेंटीमीटर। ये कंडीशन कब थी, जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है तो u वस्तु कितनी दूर होगी 12 सेंटीमीटर दूर स्थित होगी। अब प्रति सेकंड केस देखें इसका, यदि प्रतिबिंब कैसा हो, यदि प्रतिबिंब आभासी हो तो आभासी आवर्धन क्षमता का मान फॉर्मूला -के v/u, और प्रतिबिंब आभासी सीधा हो तो आवर्धन क्षमता किसमें आती है धनात्मक, तो +5 आ जाएगा। तो यहां से वही v निकाल लेंगे, v बराबर क्या होगा -के 5u। दर्पण सूत्र से क्या होगा, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट कर दें यहां पर तो 1/f का मान कितना है -के 10, v का मान -के 5u और प्लस 1/u। वही एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम के 5u, तो 5u में 5u का भाग देंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे -1, और यहां क्या आएगा u से u कैंसिल -5। यानी यहां से एलसीएम लिया ये माइनस का हो गया 5u एलसीएम आ गया, 5u में 5u 1 बचा, 1 इनको माइनस से मल्टीप्लाई करा -1, u का इसमें 5u में भाग दिया, क्या बचा 5 को +1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा +के 5। यहां से क्रॉस 1/- के 10 बराबर 5 में से 1 गया तो 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 × 4 के 40, u बराबर क्या आएगा -40/5 तो के 8 सेंटीमीटर। यदि प्रतिबिंब आभासी है तो वस्तु कितनी दूर होगी 8 सेंटीमीटर, और वास्तविक है तो वस्तु कितनी होगी 12 सेंटीमीटर दूर। तो ये हमारे पास के कुछ क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या लिंक में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप उनको ट्राई करने की कोशिश करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां कमेंट करके पूछ सकते हो।